नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं आप लोग के फरमाइश को लेकर के। आप लोग का लगातार फरमाइश यह आ रहा था कि सर साइंस ऑब्जेक्टिव का क्लास करिए, तो हम हाजिर हैं साइंस ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर के। पहले हम साइंस ऑब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज सीखेंगे, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे कि चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। और उस जब चैप्टर वाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उसके बाद हम सीखेंगे सेट प्रैक्टिस जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन लेकर हाजिर हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है आप वीडियो में बने रहिए, लगातार देखते रहिए। तो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पहला प्रश्न ये रहा आप लोग के बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपसे पूछा है कि आप बताइए प्रकाश की किरण गमन करती है, और ऑप्शन भी दिया है आपको, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। अब आइए प्रकाश के किरण मतलब कैसे गमन करती है वो हम समझेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं कि एक प्रकाश का जो स्रोत है। अब यहाँ से कोई भी किरण निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे, किसी भी दिशा में निकल सकता है, लेकिन निकलने के बाद जिस रास्ता में वो चलेगा उसका रास्ता जो पाथ होगा वो बदलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। इसलिए प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रास्ता में, सीधी पथ पर गमन करती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग के बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब देखिए, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। प्रकाश का वेग कम से कम कहाँ होता है जी? ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में। ध्यान दीजिए, प्रकाश का वेग सबसे कम होगा सघन माध्यम में। अब इन सभी में, यानी जो ऑप्शन है उन सभी में सबसे सघन माध्यम कौन है? तो सघन माध्यम सबसे इसमें है कांच। क्या है? कांच है सघन माध्यम, इसलिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कांच में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न होगा बोर्ड पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो भी मोटर गाड़ी चालक हैं, गाड़ी चलाने वाले, उनके सामने एक दर्पण लगा होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है इन चारों में? तो सिंपल आपका होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा रहता है जिससे वह पीछे का बड़ा से बड़ा वस्तु का छोटा दर्पण में फोटो सीधा देख पाए कि कितना दूरी पर है पीछे का कोई भी वस्तु। ठीक है, तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न होगा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में लिखा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का। ध्यान दीजिए, हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट आप लोग देखे होंगे, हेडलाइट कहिए या कोई भी जहाँ दूर देखने वाला बल्ब होता है या टॉर्च भी होता है, सर्च लाइट वाला, सर्च टॉर्च, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि एक कटोरी जैसा आकार का रहता है ऐसे। ठीक है, जिसका सरफेस यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अब देखिए, आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि ये बताइए ये कौन सा दर्पण है जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ है और परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो आप देख करके ही बता पाएंगे कि ये
अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और कुछ इसी प्रकार का दर्पण लगा होता है हेडलाइट में, ठीक है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोग के बोर्ड पर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? पूछा है आपसे कि समतल दर्पण कैसन प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया है। अब हम समझेंगे कि इन चारों में से कैसा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, देखिए इसमें अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ था और समतल दर्पण में एकदम प्लेन होता है, कहीं से उठा या धंसा नहीं होता है। इसलिए जब भी इसमें फोटो बनता है तो बराबर बनता है, क्योंकि इसका सरफेस बराबर है तो बराबर बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? बराबर और सीधा। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सीधा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब आपका दाहिना हाथ बायां हाथ दिखाएगा, मतलब लेफ्ट राइट दिखाता है, लेकिन ऊपर नीचे वाला हिस्सा सेम दिखाता है। जो ऊपर का है वो ऊपर दिखाता है, जो नीचे का है वो नीचे दिखाता है, यानी सीधा दिखाता है। तो सीधा जब भी तस्वीर बनता है वह काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण काल्पनिक तस्वीर बनाता है। कैसा? काल्पनिक, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक सही होगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स और ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। अब हम समझेंगे कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन ए डायोप्टर होता है। ध्यान दीजिए, डायोप्टर, डायोप्टर ऑप्शन ए आपका सही हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, देखिए लेंस के क्षमता का सूत्र होता है 1/f और f रिक्वायर्ड करता है कि मीटर में हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डायोप्टर नहीं दे करके आपसे 1/मीटर भी दे सकता है, ये भी एसआई मात्रक है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मीटर को ऊपर लेके चल गए तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा और ये भी एसआई मात्रक है, ठीक है। अब सीधा रूप से अगर समझें फॉर्मूला के आधार पर तो एसआई मात्रक यही दोनों होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का अधिकतर का एक अपना स्पेशल एसआई मात्रक होता है। इसलिए पावर, लेंस के पावर का भी स्पेशल एसआई मात्रक बना दिया गया डायोप्टर, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आप लोग के बोर्ड पर मौजूद है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि जो प्रकाश के जो पथ होता है उसको दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, जो प्रकाश के पथ को चित्र के माध्यम से दर्शाता है, जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि ये है एक अवतल दर्पण और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप समझिए, थोड़ा सा चित्र इधर उधर हो रहा है तो आप समझ जाइए खाली। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मानते हैं कि फोकस है इस दर्पण का और एक प्रकाश आ रहा है अनंत से, बहुत दूर से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से। तो ये परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये प्रकाश गया दर्पण पर पड़ा और वहाँ से ये परिवर्तन होकर के फोकस से निकल गया। अब ये जिस चित्र का आप सहारा लिए दर्शाने के लिए कि प्रकाश ऐसे आया और ऐसे गया, इसी को कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछ देगा
कि किरण आरेख के माध्यम से समझाइए कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कैसे गुजरता है या फोकस से कैसे गुजरता है। तो आप इस तरह का फोटो बना दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरणों का जो पाथ दर्शाता है उसे हम कहते हैं किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे 2D। 2D का मतलब डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ है 2D। अब इसके पहले प्लस और माइनस का कुछ निशान नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले प्लस हिडन है, छुपा हुआ है, यानी ये प्लस 2D का चर्चा है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पावर कहिए या फोकसांतर दोनों को ले सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वह उत्तल लेंस का बात हो रहा है, आप ऐसा समझेंगे। ठीक है, प्लस मतलब उत्तल लेंस, हमेशा प्लस रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2D जिसका 2 डायोप्टर जिसका पावर है उसका फोकसांतर क्या होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए इसका फोकसांतर ऑप्शन के आधार पर पहले ऑप्शन बता देते हैं। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन के हिसाब से सीधा देखें तो 50 सेंटीमीटर मार करके हम निकल जाएंगे, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये 50 आया कैसे वो समझिए। P बराबर 1/f एक फॉर्मूला होता है जो लेंस के क्षमता का है। P मतलब पावर, क्षमता। अब ध्यान दीजिए, ये P तो 2 डायोप्टर है तो यहाँ लिखिए 2D और यहाँ 1। F जब भी होगा तो वह मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ D तब होगा जब ये मीटर में होगा। अब इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो कर लेते हैं। तो F और 1 आई जब भी होगा F तो मीटर में होगा। अब यहाँ से डायोप्टर को हटा लीजिए, यहाँ से मीटर को हटा लीजिए। अब समझ गए हैं कि इसका जो भी यूनिट आने वाला है वो मीटर आने वाला है। तो यहाँ 2 और ये मीटर। अब देखिए, अगर मीटर में कहें तो आधा मीटर आपका सही होगा या 0.5 मीटर भी आपका सही होगा। अगर यही सेंटीमीटर में बदले तो 50 सेंटीमीटर सही होगा। वही चीज़ है, कैसे आया आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसी प्रश्न को पलट के आपसे पूछा है। अब ध्यान दीजिए, पहले पूछा कि अगर लेंस का क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसका फोकसांतर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, आप ज्ञात कर चुके हैं। अब पूछा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता बताइए, तो क्या होगा 2D प्लस 2D, 2 डायोप्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्लस 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। ठीक है, अब देखिए ये है एक प्रकाश के किरण। अब यही किरण जब बंडल में रहेगा यानी एक साथ रहेगा बहुत सारा, तब इसे हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, किरण पुंज। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस, अभी जो इससे पहले जो हम प्रश्न पढ़े थे क्षमता वाला, वो उत्तले लेंस का था। ठीक है, और पूछा है कि कैसा होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि हमेशा प्लस होता है,
यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ये उत्तल लेंस का था और आपकी पूछा अवतल लेंस का। अवतल लेंस का क्षमता, अवतल लेंस का क्षमता होती है, देखिए प्रवृत्ति पूछा है कि क्षमता किस प्रकार का होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऋणात्मक, अगला धनात्मक और ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम ऋणात्मक को चुनेंगे क्योंकि अवतल लेंस का क्षमता का जो होता है प्रवृत्ति वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक निगेटिव होता है हमेशा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, अभिसारी लेंस का मतलब होता है, अभिसारी लेंस का मतलब कि वैसा लेंस जो किसी भी प्रकाश, मतलब प्रकाश के किरण को या प्रकाश पुंज को, किरण पुंज को एक बिंदु पर संचित कर सके, मतलब एकत्र कर सके, और एकत्रित करने वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। एकत्रित करने वाला लेंस क्या होता है, कौन होता है, मतलब उत्तल लेंस होता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न, अवतल लेंस को कहते हैं। अब आ गया अवतल लेंस। अब ध्यान दीजिए, अवतल लेंस जो होता है प्रकाश को एकत्रित नहीं करता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो प्रकाश को फैलाने वाले को कहते हैं अपसारी। और चूंकि ये लेंस है तो अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और ऑप्शन नंबर सी में है आपका अपसारी लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर मौजूद है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, एकदम रट लीजिए, बराबर पूछता है। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है, ये आपसे पूछा है और ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। बताइए इन चारों में क्या यूज नहीं होता है लेंस बनाने में। तो ऑप्शन नंबर डी मिट्टी, मिट्टी यूज नहीं होता है लेंस बनाने में, रट लीजिए, एनसीईआरटी का है। अगला प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, छोटा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तीन प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तीन प्रकार के दर्पण अभी आप देख पा रहे हैं, ये दोनों गोलीय दर्पण का भाग है। तो ध्यान दीजिए, तीन प्रकार का दर्पण है और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा। तो ये तो समतल है, हमेशा बराबर बनेगा। अब यही दोनों में लड़ाई होता है कि कौन बनाएगा छोटा और बड़ा, क्योंकि यही दोनों टेढ़ा मेढ़ा रहता है। अब देखिए, अभी देखने में क्या लग रहा है जी, दर्पण पर बात हो रहा है, लेंस पर नहीं। देखने में क्या लग रहा है, कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा वाला में बनता है छोटा, हमेशा छोटा, छोटा वाला में बनता है हमेशा छोटा, और बड़ा वाला में बनता है नहीं, हमेशा बड़ा नहीं बनता है। इसमें बड़ा और छोटा और बराबर भी बनता है, इसमें बनता है हमेशा छोटा। हमेशा छोटा किसमें बनेगा, उत्तल दर्पण में। इसलिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में बनेगा हमेशा छोटा तस्वीर।
प्रश्न नंबर अगला, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान दीजिए, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। ध्यान दीजिए, हम अभी बताए हैं कि ये हमेशा छोटा बनाएगा और ये हमेशा बराबर, लेकिन ये किस्म किस्म का फोटो बनाता है। ठीक है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है, इसलिए ये माहिर दर्पण है, तेज है। और ये बनाएगा आपका कैसा? बड़ा प्रतिबिंब, इसलिए अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं या कितने नियम हैं पूछा है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कई नियम? 2 नियम। ये बस याद करने की जरूरत नहीं है, 2 नियम होता है, आप रट लीजिए, परीक्षा में पूछबे करता है, अधिकतर बार पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण हवा से कांच में आ रही है। ध्यान दीजिए, विरल से सघन, विरल और सघन का आप ऐसे समझ सकते हैं अपना भाषा में, विरल मतलब कमजोर और सघन मतलब बड़ियार। कोई भी, आप इंसानी का बात ले लीजिए, कोई भी इंसान भी अगर अपने से बड़ियार वाले के पास जाता है तो वहाँ झुकता है, मुड़ता है। ठीक है, आइए हम किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। ये है, मान लीजिए कांच का एक सिल्ली और ऊपर क्या है, ये हवा है। ठीक है, हवा है। अब यहां से कोई बिंदु स्रोत है प्रकाश का, यहां से लाइट आ रहा है एकदम ऐसे हवा को चीरते हुए, और यहां कांच पर पड़ा, और यहां हम ऐसे मान लेते हैं कि ये अभिलंब है, यहाँ पड़ा तो यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, एन एंड एस, इस तरह से। अब ये नहीं रहता तो एकदम इसी रफ्तार से इसी दिशा में हवा को चीरते हुए इधर से निकल जाता, लेकिन बीच में कांच है उससे बढ़िया रोकने वाला, तो जब रोकेगा गति घट जाएगा, रोकेगा तो गति तो घटेगा ही, तो गति जब घटेगा तो ये क्या करेगा कि थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाएगा और झुक जाएगा। किसकी ओर झुकेगा? अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण हो गया, वापतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, ये अभिलंब, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर यह क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन है अभिलंब से दूर भागेगा। क्या दूर भाग जाएगा? बड़ियार आदमी भागने नहीं देगा, आपको झुका के रखेगा। ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, किस तरफ मुड़ता है? अभिलंब के निकट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी, आप कैमरा देखे होंगे, फोटो खिंचवाने गए होंगे स्टूडियो में, या मोबाइल से ही फोटो खिंचवाते होंगे, तो वो मोबाइल में भी जो यूज होता है वो यूज होता है ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए दर्पण तो यूज होता नहीं है किसी भी चीज़ में जिसमें फोटो खींचना पड़े, लेंस यूज होता है। तो लेंस के लिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ बताए हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों में माहिर दर्पण है अवतल दर्पण। यही जब लेंस का जब बात आ जाता है तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में उत्तल लेंस माहिर हो जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फोटो बनाता है और ये दुइये को फोटो बनाता है। इसमें उल्टा होता है कि ये सबसे ज़्यादा फोटो बनाता है और ये 2 फोटो बनाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग ज़्यादा होता है।
फ़ोटो आप कैमरा से खींचने के लिए फ़ोटो बड़ा खींचते हैं, छोटा खींचते हैं, सब प्रकार का फ़ोटो खींचते हैं। इसलिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है किसमें? फोटोग्राफी कैमरा में। देखिए फोटोग्राफी कैमरा क्यों, जो माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, इन सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न में अगर आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन इस प्रश्न में भी आप समझ सकते हैं कि इन सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। साइंस ऑब्जेक्टिव का आज पहला क्लास आप लोग देखे हैं। कुछ प्रश्न को भी हम लोग सीखे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्न को आप याद कर लीजिए, परीक्षा आपका अच्छा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।